दोस्तों आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपके एग्जाम आने वाले हैं। चाहे कोई भी हो, यूपी प्लस सी पैट का हो, चाहे कोई और दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, जितने भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो आज का क्रम जो हमारी क्लास का वो है करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और बच्चे कई बार पढ़ नहीं पाते हैं। समस्या रहती है कि चूँकि बहुत सारी मैगजीन्स ऐसी आती है कि उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप चैनल के साथ जुड़िए, यहाँ से आप सेलेक्ट करिए और हम सेलेक्ट कराएंगे आपको, आप चिंता ना करें बिल्कुल। तो आज का करंट अफेयर्स का हमारा टॉपिक है, वीडियो में अंत तक बने रहें और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इन प्रश्नों को, इन पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे मेरे साथ साथ, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो करंट अफेयर्स के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, करंट अफेयर्स की क्लास को हेडिंग डाल लेना करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है, देखिए, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। न्यायमूर्ति का मतलब ये न्यायमूर्ति रह चुके हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति रह चुके हैं। प्रकाश श्रीवास्तव जी को अध्यक्ष बनाया गया एनजीटी का। शॉर्ट में लिख लेना आप, एनजीटी भी बोलते हैं, और पूरा नाम है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। हिंदी में देखो एग्जाम में लिख करके आएगा तो ये पूरा नाम मिल जाएगा आपको, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बोलते हैं और शॉर्ट में से एनजीटी बोलते हैं। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इस डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। ठीक है, ये विभाग करता क्या है? ये पर्यावरण के मामलों को देखता है। ये विभाग जो एनजीटी है, ये पर्यावरण से जुड़े हुए या प्रकृति से जुड़े हुए मामलों को देखता है और बहुत जल्दी उसमें उनका समाधान करता है या सॉल्यूशन करता है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष वही व्यक्ति बनता है जो रिटायर्ड न्यायाधीश हो। ठीक है, तो इस समय कौन बनाए गए? प्रकाश श्रीवास्तव जी को अभी अपॉइंट किया गया अगस्त 2023 में। ठीक है, अगला पॉइंट है नीलकंठ मिश्र। दूसरा व्यक्ति है नीलकंठ मिश्र जी को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्या होता है? जो आधार कार्ड हमारे आपके होते हैं, आईडी, वो एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष बनाए गए हैं नीलकंठ मिश्र जी को, है ना। अध्यक्षता सौंपी गई है इनको, अध्यक्ष बनाया गया, माफ कीजिए, अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्षता नहीं। नीलकंठ मिश्र जी, अपॉइंटमेंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, अगस्त और सितंबर की। एक एक नोट कर लेना, आने वाले एग्जाम्स में पूछी जानी है। महारत्न कंपनी है पीएफसी के चेयरमैन अभी हाल ही में परविंदर चोपड़ा को बनाया गया है, नोट कर लेना। ये महारत्न कंपनी भी हाल ही में बनी थी, चर्चा में 2023 में, पीएफसी, है ना। और इसके चेयरमैन नए बनाए गए, परविंदर चोपड़ा को अपॉइंट किया गया नए चेयरमैन के तौर पर। अगला पॉइंट है 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार, राष्ट्रीय शब्द और जोड़ लीजिएगा इसमें, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को दिया गया। प्रधानमंत्री बोले तो नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया। प्रधानमंत्री जी स्वयं महाराष्ट्र गए थे, तो महाराष्ट्र में पुणे में इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया ट्रस्ट के द्वारा। पहला ही पुरस्कार है, किनको दिया गया? प्रधानमंत्री जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार। ठीक है, या पूरा नाम इसका बोल सकते हैं तो बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, एक डिपार्टमेंट है, इसका नाम है राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट। ये बुक नाम आ रहा है इसमें, जो भारतीय स्तर पर किताबों को प्रोत्साहन देता है। ये डिपार्टमेंट भारत सरकार के अंतर्गत आता है ना। तो भारतीय बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए अभी हाल ही में, इनका नाम है मिलिंद कुमार को अपॉइंट किया गया है। नोट कर लेना, किन्हें अपॉइंट किया गया? मिलिंद कुमार को, है ना। भारतीय बुक ट्रस्ट जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, लिख लेना। ये डिपार्टमेंट कब बना? 1957 में। और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, मतलब जिसके अंतर्गत भारत की पूरी शैक्षिक व्यवस्था आती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत पूरा, उस विभाग के अंतर्गत ये काम करता है। राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष कैसे बनाया गया? मिलिंद कुमार, क्या नाम है पूरा? मिलिंद कुमार को बनाया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, चंडीगढ़ की रहने वाली है ये, इनका नाम है श्वेता, चंडीगढ़ की है श्वेता। इनको एक प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया, उनको उस प्रतियोगिता को जीता है, मिस डीवा नामक प्रतियोगिता में चुनी गई है। क्या नाम है इस प्रतियोगिता का? मिस डीवा प्रतियोगिता का नाम है। ठीक है, चंडीगढ़ की निवासी है, ये नाम है इनका श्वेता, नोट कर लीजिएगा। 2023 अगस्त के महीने में ये प्रतियोगिता इन्होंने जीती मिस डीवा के नाम से। अगला पॉइंट है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 69वें हैं ये भी याद रखना है। कौन से पुरस्कार है? 69वें। कौन से पुरस्कार है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय शब्द जुड़ जाए तो आप समझिएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को भारत सरकार देती है साहब, भारत सरकार का डिपार्टमेंट देता है, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होता है। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों को देखता है ये विभाग। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार हाल ही में दिए गए ये पुरस्कार। तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, ये मूवी है, इसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। बच्चों ने सुनी भी नहीं होगी, सुनी होगी तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी मूवी को दिया गया? रॉकेटरी द नामी इफेक्ट को दिया गया ये पुरस्कार। ठीक है, 69वां, भारत सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इसके निर्देशक कौन थे? आर माधवन।
जिन्होंने ये पिक्चर बनाई, निर्देशक कौन थे? आर माधवन। और आर माधवन को अभी काय का अध्यक्ष बनाया गया? FTII का अध्यक्ष बनाया गया है। किसका अध्यक्ष बनाया गया? FTII का। ठीक है, FTII कहाँ है? पुणे में स्थित है। भारतीय टेलीविजन संस्थान है, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान है, जिसका अध्यक्ष आर माधवन को बनाया भारत सरकार ने अभी हाल ही में। इन्हीं पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? अल्लू अर्जुन को दिया है भारत सरकार ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन। पिक्चर आपने देखी होगी, पुष्पा काफी प्रसिद्ध मूवी थी, देखी कि नहीं देखी? पुष्पा का तो डायलॉग भी फेमस था, कौन सा था? पुष्पा साला झुकेगा नहीं, साला शब्द है उसमें, इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन डायलॉग बहुत प्रसिद्ध था, है ना, काफी चर्चा में राजे। तो अल्लू अर्जुन को दिया गया। साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के सुपरस्टार है, अपने आप में बहुत प्रसिद्ध हीरो है, अभिनेता है। कौन सी मूवी के लिए? पुष्पा मूवी में इनका बेहतरीन रोल था, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको दिया गया, मतलब बेस्ट हीरो का पुरस्कार सरकार की तरफ से। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी पढ़ लो, किसे दिया गया? आलिया भट्ट को दिया गया। आलिया भट्ट, क्या नाम है इनका पूरा? आलिया भट्ट। और इन्होंने भी भूमिका करी एक मूवी के अंदर, गंगूभाई काठियावाड़ा करके। गंगूभाई काठियावाड़ा करके इनका एक मूवी का नाम है, ये इनके कैरेक्टर का नाम है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, इसमें आप चेक कर लीजिएगा। तो गंगूभाई से संबंधित इनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सरकार के द्वारा दिया गया आलिया भट्ट को। ठीक है, नोट कर लेना। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप चौंकेंगे जिन्हें जानकारी नहीं होगी। अक्षय कुमार जो जाने माने अभिनेता हैं भारतीय बॉलीवुड के, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के, उनको 15 अगस्त 2023 को भारतीय नागरिकता दी गई है। लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। आपसे पूछा जाता है कि बताइए हाल ही में चर्चाओं में रहे भारत के सुपरस्टार अक्षय कुमार या कौन से इनमें से अभिनेता को भारतीय नागरिकता दी गई है? आपसे तो यही पूछेगा, 4 ऑप्शंस भी देगा वो। तो अक्षय कुमार को गृह मंत्रालय के द्वारा 15 अगस्त 2023 को भारत की नागरिकता विधिवत रूप से प्रदान की गई है कि लो साहब, नागरिकता अब तुम्हें भारत की मिल गई है, अब आराम से, कोई दिक्कत की, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से रहिए। अब आप सोचेंगे कि इससे पहले भी अक्षय कुमार तो भारत में ही रह रहे हैं और तमाम दुनिया भर की मूवी बना रहे हैं और प्रशंसक हैं उनके लाखों करोड़ों की संख्या में। तो हुआ ऐसा था कि अक्षय कुमार वर्ष 2011 में अक्षय कुमार कुछ मूवीज लेकर के आए, तो वो हो गई फ्लॉप, एक के बाद एक फ्लॉप हो गई लगातार, उनकी मूवी चल नहीं पाई। तो मामला उनका चिंताजनक हो गया, पैसे को लेकर के, बॉम्बे को लेकर के, बॉम्बे में रहने को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अगर उनके बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने जा करके कनाडा की नागरिकता ले ली थी, भारत को छोड़ करके। कहाँ की नागरिकता ले ली? कनाडा की। 2011 की बात है, 11-12 की। तो यहाँ से वो चले गए, तो यहाँ की नागरिकता खत्म कर दी गई, भारत की नागरिकता। ठीक है, तो कनाडा में कुछ समय तक रहे, लेकिन बाद में फिर कनाडा से भारत वापस आए और भारत में कई सालों के बाद फिर मूवीज बनाना शुरू किया। तो एक के बाद एक फिर सुपरहिट मूवी हुई जनता के बीच में, तो फिर वो इधर ही रह गए, स्थापित हो गए। तो चूंकि नागरिकता खत्म हो गई थी, अब खत्म हो गई तो दोबारा से लेनी पड़ेगी नागरिकता, सरकार के लिए आवेदन करना पड़ेगा। तो उन्होंने सरकार के लिए आवेदन किया, गृह मंत्रालय के लिए आवेदन किया। तो गृह मंत्रालय ने सारी चीज़ों पर विचार करते हुए, जो भी एक्ट होते हैं जिनके अधिनियम के द्वारा दी जाती है, तो 15 अगस्त 2023 को अब नागरिकता इनको दी गई। इससे पहले ये कनाडा की नागरिकता ले चुके थे, पूरा मन बना चुके थे कनाडा में सेटल्ड होने का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कैटरीना कैफ है, उसके पास भी नागरिकता है अमेरिका की या कनाडा की नागरिकता है। जैकलिन फर्नांडिस है, उसके पास भी श्रीलंका की नागरिकता है, चूंकि वो श्रीलंका की है जैकलिन फर्नांडिस। और अभिनेता और अभिनेत्री बहुत सारी मिलेंगे आपको, है ना, जिनके पास अलग अलग नागरिकता है और भारत में काम कर रही है अभी हाल फिलहाल। तो अक्षय कुमार को याद रखना, ठीक है। अगला अभी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अगला है सुलभ इंटरनेशनल सोशल। सोशल मतलब सामाजिक काम इतना किया इन्होंने, पूरा जीवन इसी सामाजिक काम में योगदान दे दिया। आप सुनो ध्यान से, क्या नाम है इसका? सुलभ इंटरनेशनल सोशल के संस्थापक कौन है? बिंदेश्वर पाठक। ये नाम याद रखना है आपको, बिंदेश्वर पाठक। तो इन्होंने ये संस्था बनाई कब? 1970 में, सुलभ इंटरनेशनल के नाम से 1970 में ये संस्था बनाई। बिहार के वैशाली में इनका जन्म हुआ था, वैशाली के रहने वाले थे, नाम है बिंदेश्वर पाठक। अब इनका काम क्या था? इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। और समाज सेवा में कैसे समर्पित किया? एक सुलभ इंटरनेशनल के नाम से एक संस्था बना करके, एक एनजीओ बना करके, जैसे बस स्टेशन है, जैसे रेलवे स्टेशन है, जैसे पब्लिक चौराहे हैं और बहुत सारे जो पब्लिक पैलेस होते हैं, उन पर सार्वजनिक टॉयलेट बनाना शुरू किया इन्होंने बहुत शानदार तरीके से, अपने एनजीओ के माध्यम से, अपने पैसे के माध्यम से, अपने एनजीओ के माध्यम से, जो भी पैसा इनके पास इकट्ठा होता था। स्टार्टिंग में तो अपने पास से इन्होंने शुरू किया, तो पूरा जीवन इन्होंने भारत के इन्हीं सामाजिक कार्यों में लगा दिया। अभी हाल ही में 15 अगस्त 2023 को इनका निधन हो गया था, इस वजह से ये चर्चा में थे।
तो पॉइंट आप नोट कर लेना, आने की प्रबल संभावना रहेगी इस प्रकार के प्रश्नों की। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो बिंदेश्वर पाठक। पूरा जीवन इन्होंने सामाजिक सेवा में लगा दिया, इस वजह से इनके दो नाम पड़ गए भारत में, मिस्टर सैनिटाइजेशन। इनका नाम बहुत फेमस हो गया, मिस्टर सैनिटाइजेशन और द टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। लिख लेना। आपने मूवी तो देखी होगी अक्षय कुमार की, टॉयलेट बनाई थी अक्षय कुमार ने मूवी, तो मूवी आपने देखी होगी अक्षय कुमार की। जब अक्षय कुमार की मूवी बनाई थी उस समय भी ये चर्चा में कई बार इनका इंटरव्यू देखा गया था, क्योंकि इन्होंने भारत में सबसे ज्यादा सामाजिक स्तर पर शानदार तरीके से काम किया। और भारत के जितने भी पब्लिक पैलेस हैं, जितने भी बस स्टेशन से लेकर के रेलवे स्टेशन और बहुत सारे पब्लिक इलाके हो सकते हैं, वहां पर इन्होंने सार्वजनिक टॉयलेट्स बनाए, पूरा जीवन उसी में लगा दिया। सरकार ने इनको एक पुरस्कार से भी सम्मानित किया, पद्म भूषण मेरे ख्याल से उनको सम्मानित भी किया था। ठीक है, तो द टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? बिंदेश्वर पाठक। द मिस्टर सैनिटाइजेशन किसे कहते हैं? बिंदेश्वर पाठक को। काय की स्थापना करी बिंदेश्वर पाठक ने? सुलभ इंटरनेशनल सोशल नामक विभाग की, डिपार्टमेंट या एनजीओ बोल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 15 अगस्त 2023 को इनका निधन हो गया, ये भी लिख लेना। अगला पॉइंट है 2 अगस्त, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, छाप लेना। 2 अगस्त को एक दिवस मनाया गया जिसका नाम है अर्थ ओवर शूट डे। आराम से लिखना, अर्थ ओवर शूट डे 2 अगस्त को मनाया गया। अब इस डेट की जो ये दिवस मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, अलग अलग वर्षों में अलग अलग डेट्स को मनाया गया है। लेकिन इस वर्ष 2023 में कौन सी तारीख को मना दिया है? 2 अगस्त को, जो 2 अगस्त निकल चुकी है। कौन सा दिवस मनाया है? अर्थ का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? पृथ्वी से संबंधित है। अर्थ ओवर है, ओवर की जगह आवर है मेरे ख्याल से, अर्थ आवर शूट डे मनाया गया। इसका मतलब है कि आपने पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। पूरे वर्ष में जितना भी प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना था वो आप कर चुके हैं। कब तक कर चुके हैं? 2 अगस्त तक। इसका मतलब ये होता है, इस वजह से ये 2 अगस्त को इस वर्ष मनाया गया। कौन सा? अर्थ आवर शूट डे मनाया गया। ठीक है, एक किताब चर्चाओं में स्मोक एंड एसेज किसने लिखी? अमिताभ घोष, जाने माने राइटर हैं ये, तो इनकी जो किताब चर्चाओं में थी, लिख लेना, स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक लिखी है अमिताभ घोष। अगला पॉइंट है महिला फीफा विश्व कप। महिलाओं का फीफा विश्व कप है जी वर्ष 2023 का। कहां पे हुआ ये? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। पहला पॉइंट तो ये नोट कर लेना कि हुआ कहां पे महिला फीफा विश्व कप? ऑस्ट्रेलिया में। इसमें स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर ये जीता। जीता किसने? स्पेन ने। हुआ कौन से देश में? मेजबान कौन सा था? ये मेजबान देश जैसे बोलते हैं जिस देश में कोई टूर्नामेंट या आयोजन हो रहा हो। ऑस्ट्रेलिया को स्पेन ने इंग्लैंड को हराया, तो इंग्लैंड कौन हो गया? इसमें उपविजेता हो गया और स्पेन हो गया विजेता। महिला फीफा विश्व कप। ठीक है, एक और किताब की बात करते हैं, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये किताब है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख लेना। ये पत्रकार हैं जानी मानी, जिनका नाम है नीरजा चौधरी। नीरजा चौधरी नामक जानी मानी जर्नलिस्ट है, बहुत पुरानी जर्नलिस्ट है। तो इन्होंने एक किताब लिखी है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, मतलब प्रधानमंत्री कैसे निर्णय लेते हैं, अगर हिंदी में इसका अनुवाद आप करोगे तो। ठीक है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के नाम से नीरजा चौधरी जी ने ये पुस्तक लिखी है। शेयर करते रहें ज्यादा से ज्यादा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। जितनी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिलेक्टेड प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, इसमें सहयोग रहता है बहुत मैगजीन्स का, अलग अलग वेबसाइट्स का, खासतौर पर भारत सरकार की वेबसाइट से क्वेश्चंस लेता हूँ मैं, PIB, यहाँ से भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हमें मिलती हैं, और अलग अलग न्यूज़पेपर्स का, वहाँ से ला करके ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है जी। तो एक देश है, कौन सा देश है भैया जी? अजरबैजान। देश का नाम अजरबैजान। की राजधानी क्या है? बाकू। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, जो कि काय के लिए फेमस है? ये मध्य एशिया में स्थित है, ये एशिया महाद्वीप का देश है। ये फेमस है पेट्रोल के उत्पादन के लिए। इस इलाके में सबसे ज्यादा पेट्रोल उत्पादन होता है बाकू में, इस देश के भीतर। अगर हम इस कंट्री की बात कर रहे हैं तो बाकू किसके लिए फेमस है? लिख लेना, यहाँ पे पेट्रोल उत्पादन के लिए ये फेमस है। ठीक है, कच्चे तेल के लिए फेमस है, इंग्लिश में बोले तो क्रूड ऑयल के लिए फेमस है। ठीक है, अब यहाँ पे एक विश्व कप का आयोजन हुआ। और कौन सा विश्व कप हुआ है? देखो आगे पॉइंट में, फिडे शतरंज विश्व कप हुआ है। ये लिख लेना, ये इसका टूर्नामेंट का नाम, फिडे शतरंज विश्व कप हुआ। इसमें उपविजेता कौन रहे? हमने स्टार्टिंग करी है अपने पॉइंट में उपविजेता से। तो इस विश्व शतरंज फिडे शतरंज विश्व कप में उपविजेता रहे तमिलनाडु के चेन्नई के रहने वाले भारत के रमेश आर प्रागनंदा। ये उपविजेता रहे इस टूर्नामेंट में, जाने माने खिलाड़ी हैं भारत के, रमेश प्रागनंदा बने। कौन बने ये? उपविजेता। तो विजेता कौन बना है? विजेता है मैग्नस कार्लसन। ये कौन से देश का है? नॉर्वे का।
तो दोनों पॉइंट लिख लेना। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, उपविजेता कौन से रहे, हमारे भारत के कौन से राज्य के खिलाड़ी थे, क्या नाम है इनका, तो दोनों पॉइंट मैंने बताए हुए हैं। और टूर्नामेंट कौन सा था जी, फिडे शतरंज विश्व कप, मतलब शतरंज का विश्व कप था। ठीक है, ये 5 बार का लगातार विश्व चैंपियनशिप में उपविजेता इनको हाथ लगी। और विजेता कौन है इसमें, मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे का देश है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। ओस्लो स्थित है यूरोप महाद्वीप में देश, ये आता है स्कैंडेवियन और फिनो स्कैंडेवियन देशों के अंतर्गत, यूरोप में पड़ते हैं इन देशों को। ठीक है, फ्योर्ड तटों का यहाँ पे निर्माण होता है, जब बर्फ जम जाती है तो इसके जो समुद्री किनारे हैं, जहाँ पे नॉर्वे स्थित है, वहां पे फ्योर्ड तटों का निर्माण होता है। समुद्रों के किनारे क्या हो जाती है, बर्फ इतनी जम जाती है, सर्दियों में इतना माइनस में तापमान चले जाता है कि उन तटों की जो प्राकृतिक स्थिति बनती है, उनको भूगोल में फ्योर्ड तट बोला गया है। विश्व के सबसे बड़े फ्योर्ड तट नॉर्वे में ही बनते हैं। ठीक है, ये भी नोट कर लेना आप, बर्ड ज्योग्राफी। अगला पॉइंट है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। जब विश्व स्तर की बैडमिंटन का खेल चैंपियनशिप हुआ, तो इसमें 2023 का खिताब किसने जीता, थाईलैंड के खिलाड़ी ने जीता एक ने। क्या नाम है इसका, थाईलैंड के कुनलावोत, खिलाड़ी का नाम है कुनलावोत विदित-दर्श। नाम थोड़ा सा ऐसा ही है, आप आराम से याद रखिएगा। पहला नाम है इसका कुनलावोत विदित-दर्श। कौन से देश का खिलाड़ी है, थाईलैंड का। कौन सा टूर्नामेंट जीता इसने, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है, और ये चैंपियनशिप हुआ कहां पे, ये भी लिखो, ये तो जीत लिया इन्होंने। ये 21 से 27 अगस्त तक कोपेनहेगन में हुआ। 21 से 27 अगस्त तक विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन स्वीडन की राजधानी, माफ कीजिए, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ। किसकी राजधानी है ये, डेनमार्क की राजधानी है, जो कि डेयरी उत्पादों के लिए विश्व में जाना जाता है, डेयरी उत्पादन के लिए। ठीक है, इसी टूर्नामेंट में अगर बात करें तो भारत की तरफ से एच.एस. प्रणय रॉय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। ये भी लिखना है भाई, भारत की तरफ से कांस्य पदक जीत के लेके आए। क्या नाम है इनका, एच.एस. प्रणय रॉय। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करेंगे। चेन्नई के मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम में भारत ने मलेशिया को हराकर कितने से हराया, 4-3 से हराया। हॉकी एशिया कप जीता। कौन सा एशिया कप जीता, हॉकी एशिया कप जीता। किसने जीता, भारत ने। कौन सी टीम को हराया, मलेशिया को हरा करके। और कहां पे हुआ था ये, चेन्नई में हुआ, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ, जो कितने से हराया, 4-3 से हराया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है करंट अफेयर्स के, जैसे जहाँ पे हमारे विद्यार्थीगण स्टूडियो में भी पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, और फिर चैनल पे वो देखते हैं शाम को क्लास जाके। तो करंट अफेयर्स ऐसी कंठस्थ होनी चाहिए, प्रश्न छूटने ना पाए आपकी। अगर 8 नंबर की आ रही किसी एग्जाम में, 10 नंबर की आ रही है, तो क्वेश्चन करके ही आना है हर किसी हालत में। इस स्तर तक पढ़ाई करो आप करंट अफेयर्स की। ठीक है, हमारी भी कोशिश है आपको ज्यादा से ज्यादा, इस वजह से लगातार मैं करंट अफेयर्स की क्लास बना रहा हूँ, कुछ एक अपने टॉपिक को रोक करके। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो कौन जीत गया इसमें, भारत। किसे हरा दिया, मलेशिया को। और कहां पे हुआ फाइनल, मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम, जो चेन्नई में है। अगला पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य। भारत का पहला राज्य जाति आधारित जनगणना कराने वाला कौन सा बन गया है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जाति आधारित जनगणना अपने यहाँ कराई है, और होकर के ये कंप्लीट हो चुकी है। बस सरकार के द्वारा डाटा जारी होना है इसका। अगस्त 2023 में जाति आधारित जनगणना कंप्लीट करा चुकी है मध्य प्रदेश की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। ठीक है, तो भारत का पहला राज्य बना है जाति आधारित। जाति की आप समझ रहे हैं, बिहार में कौन कौन सी जातियां कितनी संख्या में रह रही हैं, ये डाटा आएंगे। ठीक है, जनरल के कितने लोग हैं, या ओबीसी के कितने लोग हैं, एससी के कितने लोग हैं, एसटी के कितने लोग हैं, इनमें जातियों की संख्या आएगी। उस हिसाब से सरकार फिर योजना बनाएगी विकास की। तो जाति आधारित जनगणना मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट है, राहुल गांधी के कांग्रेस के नेता हैं जाने माने, तो केरल राज्य के वायनाड नामक सीट से लोकसभा के कौन है, सांसद है। वायनाड नामक एक जगह है, लोकसभा क्षेत्र है केरल का, वहां से लोकसभा के सांसद हैं। ये पॉइंट इस वजह से मैंने लिखा है कि ये चर्चा में थे पिछले 2-3-4 महीने से, क्योंकि इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा कह लीजिए। एक केस इनके ऊपर चलाया गया, उसमें अधिकतम 2 साल की सजा दे दी। तो अधिकतम किसी भी सांसद को 2 साल की सजा मिल जाए तो सदस्यता रद्द हो जाती है, ऐसा नियम है हमारे निर्वाचन आयोग के तहत प्रावधानों में जो चुनाव लड़ते हैं हमारे कैंडिडेट। तो सूरत की कोर्ट में एक केस चला था, गुजरात के सूरत में, तो उसने सदस्यता रद्द कर दी 2 साल के अधिकतम। फिर मामला गया हाईकोर्ट में, गुजरात के हाईकोर्ट में। गुजरात के हाईकोर्ट ने भी उसी मामले को बरकरार रखा कि 2 साल की सजा होनी चाहिए इसमें। फिर सरकार इनकी तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस के बाकी के नेता सुप्रीम कोर्ट में गए अपनी बात को कहने के लिए।
तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई हुई, 2 या 3 दौर की इसमें सुनवाई हुई। तो तीसरे दौर की सुनवाई में जुलाई या अगस्त में 4 अगस्त के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल इसमें निर्णय दिया और 2 साल की जो अधिकतम सजा दी गई थी सूरत एवं वहां गुजरात के हाई कोर्ट के द्वारा, उस पर रोक लगा दी 2 साल की सजा पर, और रोक लगा करके सांसद की जो सदस्यता थी उसे बहाल कर दिया गया दोबारा से, जो सदस्यता रद्द हुई थी तो बहाल कर दिया और दोबारा से उनको जो घर छूट गया था वो दिल्ली में आवास भी मिल गया, सरकारी आवास। तो इस वजह से राहुल गांधी काफी चर्चा में रहे इस मामले को, विवाद को लेकर के। तो हो सकता है कि उनका संसदीय क्षेत्र पूछा जाए कि कहां से सांसद थे। तो सांसद कहां से हैं? केरल के वायनाड से लोकसभा के सांसद है। कौन? राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के जाने माने नेता। अभी इन्होंने तकरीबन 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा भी करी, जो लगातार भारत में 6 महीने, 5.5 से 6 महीने तक लगातार पैदल चलते रहे थे। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करी और श्रीनगर के लाल चौक पर जाकर के इन्होंने यात्रा को समाप्त किया था। तकरीबन 5.5 से 6 महीने का समय इनको लग गया था। कई राज्यों में जाकर के इन्होंने, कई राज्यों में होते हुए कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंचे थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। आगे बात करते हैं कांग्रेस सांसद, ये पॉइंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे लिखना, ये संविधान का भी है, संविधान में आप पढ़ोगे इसको कई बार, है ना, संविधान में पढ़ाया जाता है। तो देखो, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, ये एक सांसद है, युवा सांसद है, जिनका नाम है गौरव गोगोई, आसाम से चुन करके आते हैं। ये नियम 198 के तहत, एक नियम है लोकसभा में 198 के तहत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सांसदों की संख्या होनी चाहिए? 50। ये नोट कर लेना, कई बार संविधान में प्रश्न पूछा गया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 सांसद कम से कम होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है? सरकार के खिलाफ लाया जाता है, किसी बिल पर चर्चा के लिए लाया जाता है। तो मणिपुर में चर्चा के लिए लेकर के आए थे कि सरकार साहब मणिपुर में बात नहीं कर रही है लोकसभा में, तो ये लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और उसमें अविश्वास प्रस्ताव जो रखा था वो किसने रखा था? गौरव गोगोई ने। लोकसभा के अंदर नियम 198 है, इसके तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सांसद होना जरूरी है? 50। तो ये संविधान का भी पॉइंट है, याद रखना इसको, है ना। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया था सरकार के खिलाफ, है ना। किसके लिए लेकर के आए थे? मणिपुर पर चर्चा करने के लिए। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। अगला पॉइंट है ऑस इंडेक्स, ये एक सैन्य अभ्यास का नाम है, लिखना। ऑस इंडेक्स सैन्य अभ्यास है, 2023 में अभी चर्चाओं में था। ये नेवी का है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ है। ये भारत की नेवी और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के मध्य हुआ है। क्या नाम है इसका? ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज है ये, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में अगस्त 2023 में ये सैन्य अभ्यास हुआ है, अगस्त के लास्ट में, ठीक है। नेवीज का अभ्यास है ये। अगला पॉइंट है भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का घोषित किया गया है। अभी नोट करना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, छाप लेना अपने दिमाग में। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव भारत सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है और अभी हाल ही में घोषित किया गया है, सितंबर में घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है असम का, राज्य लिख लेना असम का है, और नाम है इस जगह का विश्वनाथ घाट। जो पर्यटन जगह घोषित की गई है, क्या नाम है इसका? विश्वनाथ घाट। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर जी इधर लिखा करो, आप उधर साइड में दिखता नहीं है, तो नाम लिख लीजिए विश्वनाथ घाट। ये पर्यटन क्षेत्र है जो 2023 का सर्वश्रेष्ठ है। कौन से राज्य का है? आसाम का। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और आसाम के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए, चीफ मिनिस्टर कौन है आसाम के। और आसाम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई साहब? आसाम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? चेमाई या योंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि तिब्बत में स्थित है, या कैलाश मानसरोवर में पढ़ लीजिए उसे, है ना, हिमालय के कैलाश मानसरोवर वाले हिस्से में। इसका मतलब ट्रांस हिमालय वाला भी हिस्सा पढ़ सकते हो आप इसके लिए, वहां से निकलती है जी। और वहां से निकलने के बाद कौन सी दिशा में बहती है? भारत के पूर्वी दिशा में बहती है। और भारत के पूर्वी दिशा में बहती हुई अरुणाचल के पास आकर के यू आकार का टर्न लेकर के, यू आकार का टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। इसे तिब्बत में, अरुणाचल के पहले ये तिब्बत में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी कहते हैं। तो मेरे प्रिय बंधुओं, आप नोट कीजिएगा, यूपी SSC पैट में नदियों का उल्लेख है। 5 नंबर के क्वेश्चन में कोई भी नदी पूछी जा सकती है आपसे, जो भी एग्जाम में बैठेंगे, वो हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे UPSI हो, चाहे कोई और भी एग्जाम हो, तो ये नदियां भी आपको पढ़नी होंगी, है ना, इंपॉर्टेंट नदियां। उसके बाद अरुणाचल में आकर के अरुणाचल में बहती है। अरुणाचल में इसकी बहुत सारी सहायक नदी, उनमें से एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जिसका नाम है लोहित नदी। और लोहित पर भारत का सबसे लंबा
सड़क पुल बनाया गया है लोहित नदी पर, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, अरुणाचल में मिलती है। इसके बाद ये आसाम में आती है और आसाम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। और आसाम का एक प्रसिद्ध मंदिर है, टेम्पल है, टेम्पल का नाम है कामाख्या देवी जी का मंदिर है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल किनारे स्थित है, बिल्कुल आसाम में कामाख्या देवी। ठीक है, तो आसाम के बाद ये कहां पे आती है? आसाम के बाद आती है ये नीचे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है बिल्कुल। और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद फिर गंगा जी से मिलती है, गंगा जी से मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि दोनों नदी मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इस पॉइंटों को भी आप याद रखिएगा। आसाम भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और आसाम के बगल में है बंगाल, और बंगाल में है दार्जिलिंग की पहाड़ियां, दार्जिलिंग की पहाड़ियां भी बंगाल में चाय के उत्पादन के लिए फेमस है। भारत में सबसे पहले तेल की खोज भी आसाम में हुई थी 1860 में, 1868, 67, अलग अलग वर्षों में अलग अलग स्थानों को पढ़ते हैं। 1860 भी पढ़ सकते हो आप, 1868 भी पढ़ सकते हो। इन वर्षों में सबसे पहले तेल की खोज हुई थी आसाम में। एक इलाका है माकूम, और आपने पढ़ा हुआ एक डिगबोई, 1889 पढ़ते हैं डिगबोई में। डिगबोई में चूंकि रिफाइनरी भी है, तेल को शुद्ध भी किया जाता है रिफाइनरी के माध्यम से। रिफाइनरी बोले तो परिशोधनशाला बोलते हैं उसको, ठीक है, तो लिख लीजिएगा भाई साहब। तो पर्यटन गांव घोषित किया गया 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है आसाम के अंदर, जिसका नाम है विश्वनाथ घाट। चाय बहुत होती है तो चाय ले आना भैया, कभी जाए तो आसाम में घूमने, और हम आकाजू ले आइए भैया, जो कोई हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स से हमें, तो है ना। अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि चेहरा, तेरे चेहरे में वो दम है। आगे गाने की लाइन क्या है? तेरे चेहरे में वो दम है कि तेरी ओर, तेरे चेहरे में वो जादू है कि तेरी ओर खिंचा चला आता हूं, ऐसे ही है। अच्छा, तुम कौन की ओर खिंचे गए फिर? कोई नहीं। तो प्रश्न चेहरे से है भाई साहब इसमें। तो पॉइंट है चेहरा एवं बुर्का। बुर्के को कहां पे? चेहरे से संबंधित है, जहां पे जो आमतौर पे मुस्लिम पोशाक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मुस्लिम महिलाएं पोशाक के तौर पे इस्तेमाल करती हैं विश्व भर में, विश्व भर के अलग अलग देशों में। तो चेहरा एवं बुर्का पर यूरोप के स्विट्जरलैंड नामक देश ने क्या लगा दी है? रोक लगा दी है कि हमारे देश के भीतर कोई भी मुस्लिम महिला, वैसे तो मुस्लिम महिलाएं इस पोशाक को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई और भी महिला अपने चेहरे को नहीं ढकेगी, उस पर रोक लगा दी है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड के भीतर जी अभी हाल ही में रोक लगाई है, ठीक है, 2023 में, अगस्त 2023 में रोक लगा दी है स्विट्जरलैंड पर, माफ कीजिए, स्विट्जरलैंड सरकार ने रोक लगा दी है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? वर्ण। इसे बोलते हैं विश्व का स्वर्ग बोलते हैं। किस से देश को? स्विट्जरलैंड को। स्विस लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बुर्का पर रोक लगा दी है भाई साहब। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम स्टार्टअप, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इको स्टार्टअप से मतलब है कि भारत सरकार ने बहुत छोटी मोटी योजनाएं इसमें शामिल करी हैं, ठीक है। सरकार की मशीनरी शामिल है, पैसा सरकार इसमें लगाती है, और बहुत सारे तंत्र इसमें शामिल है इकोसिस्टम में। इको का मतलब पर्यावरण से, पारिस्थितिकी तंत्र से, स्टार्टअप का मतलब रोजगार कैसे दिया जाए लोगों को, है ना। तो उस दिशा में सरकार काम कर रही है। 2016 में इसे शुरू किया गया था, तो 50 इको स्टार्टअप थे भारत में, लगभग अब 1 लाख से ज्यादा इको स्टार्टअप हो गए। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है इको स्टार्टअप वाला भारत। कौन सा देश बन गया? तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा। आराम से लिखें, रिपीट करके लिख लें, यदि कई बार मैं जल्दी बोल जा रहा हूं तो आपके लिए, ठीक है। क्लास को बाद में देख करके, लेकिन क्लास बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब। एक एक क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एक एक क्लास से क्वेश्चन फंसने जो हमारी गारंटी है। आप सभी क्लासों को देख लेना और इनसे नोट्स बना लेना आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ये गागर में सागर है आपके क्लास। गागर में सागर बोले तो हिंदी की एक कहावत है, गागर में सागर, मतलब कम शब्दों में अधिक, कम शब्दों में अधिक जानकारी है ये आपके लिए एक ही क्लास में, ठीक है। कुछ ही समय के दौरान ये आपको जानकारी दे रहे हैं भाई साहब। अगला है भारत का 54वां, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा है ये? 54वां टाइगर रिजर्व पार्क। टाइगर से बोले तो इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइगरों के लिए आरक्षित किया गया है। 54वां टाइगर रिजर्व पार्क सरकार ने घोषित किया है, घोषणा की गई है। अभी तक कितने थे भारत में? 53, और 53वां था रानीपुर टाइगर रिजर्व पार्क था, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में था, यूपी के चित्रकूट में। और चित्रकूट से याद आई, एक कहावत है रामायण की, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। तो इसको भी याद रखिएगा, ये याद आया हमें चित्रकूट से और रामायण से। तो रामायण की रचना करिए वाल्मीकि जी ने संस्कृत में, और रामचरितमानस की रचना करिए तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में, ठीक है।
तो चित्रकूट में चूंकि ज्यादातर उन्होंने अपने वनवास का समय बिताया भगवान श्री राम ने, तो उल्लेख है उनका। 53वां था चित्रकूट में टाइगर, माफ कीजिए, रानीपुर टाइगर रिजर्व पार्क। और 54वां बना है, 54वां कौन सा घोषित किया है? धौलपुर करौली का। आंसर लिख लेना, राजस्थान राज्य में कौन सा है? धौलपुर करौली। ये 54वां टाइगर रिजर्व पार्क है भारत का। तो टोटल कितने हो गए भारत में अब तक? 54 हो गए। और 54वां कौन सा बना? राजस्थान का धौलपुर करौली वाला टाइगर रिजर्व पार्क। ठीक है, अगला पॉइंट है अंत्योदय दिवस कब मनाते हैं भारत में? अंत्योदय एक दिवस है ये, अंत्योदय दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इस दिवस को आप याद रखिएगा, अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 सितंबर को। अंत्योदय का मतलब है कि समाज का अंतिम व्यक्ति, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, उसकी मदद कैसे की जाए, तो सरकार उस दिशा में उस सिस्टम पर काम करती है। तो इसी को लेकर के ये दिवस घोषणा करी सरकार ने, अंत्योदय दिवस की। और 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के जाने माने और कद्दावर और पुराने और सीनियर जिन्होंने नींव रखी बीजेपी की, उनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 को। डिस्ट्रिक्ट मथुरा में जन्म हुआ था। और मथुरा का एक जगह पड़ती है जिसका नाम है फरय। फरय के अंतर्गत एक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो इनका आज ही के दिन सॉरी माफ कीजिए, 25 सितंबर को जन्म हुआ था। तो 25 सितंबर को इनके जन्म दिवस पर सरकार ने कौन से दिवस की घोषणा करी? अंत्योदय दिवस की। और अंत्योदय एक योजना भी है जो सबसे गरीब लोगों के लिए चलाई जाती है भारत में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, अंत्योदय दिवस मनाते हैं। अगला है ई कैबिनेट वाला चौथा राज्य भारत का कौन सा बन गया? त्रिपुरा। नोट करना, मैं बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो यहां से आगे बोर्ड पर नहीं दिख रहा हो, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा हो आपकी मोबाइल की पे, तो मैं बोल रहा हूं ई कैबिनेट वाला भारत का चौथा राज्य त्रिपुरा बन गया है। ई कैबिनेट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट। इसका मतलब है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, डिजिटली माध्यम से कैबिनेट की बैठकों का संचालन करना। जरूरी नहीं है कि फिजिकली रूप से आपको इकट्ठा होना पड़े कहीं कैपिटल शहर में, राजधानी शहर में। आप डिजिटली माध्यम से कैबिनेट के अंदर शामिल हो सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है, तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बन गया है। और पहला राज्य था जिसने इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया, वो था हिमाचल प्रदेश। पहला राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। नोट कर लीजिएगा पूरी धैर्य से। ठीक है, अब बात करते हैं, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस चलाई गई है। नोट करो ध्यान से, भारत की पहली हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन लिखना, हाइड्रोजन से चलने वाली बस है, आप ऐसे समझो शॉर्ट में, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस चलाई गई। फ्यूल का मतलब ईंधन होता है। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस चलाई गई है 25 सितंबर 2023 को चलाई गई है, दिल्ली में चलाई गई है जी, कर्तव्य पथ पर चलाई गई है दिल्ली के भीतर। ठीक है, और भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसको हरी झंडी दिखाई है। भारत की पहली बस है ऐसी चलाई जाने वाली हाइड्रोजन से। तो नोट कर लेना, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस 25 सितंबर 2023 को भारत के केंद्रीय मंत्री, जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, के द्वारा इस बस को हरी झंडी दिखाई गई। तो ये प्रश्न सभी नोट कर लीजिएगा, क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा, 3 बार 4 बार देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत शक समस्या लगी किसी प्रश्न में तो कमेंट करके आप पूछिए, उसका उत्तर आपको देंगे यथावत अगले क्लास में, अगले सेगमेंट में, अगली वीडियो में देंगे। चैनल पे हमारे साथ यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और पुराने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करने में बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप शेयर कर दिया करें चैनल के लिंक को लेकर के, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। ठीक है, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको करंट अफेयर्स की बिल्कुल प्लेलिस्ट अलग से मिलेगी, मुगल साम्राज्य की अलग मिलेगी, सारी प्लेलिस्ट्स हैं। ठीक है, वहाँ विजिट करिए, वहाँ से जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़िए, और अपने बेहतरीन से बेहतर जीएस के नोट्स बनाइए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल निःशुल्क जीएस का पूरा कंप्लीट फ्री कोर्स पढ़ रहे हैं, और इसी तरीके से फ्री कोर्स आपके लिए चलता रहेगा। और आगे भी यूपीएससी पेट को ध्यान में रख करके क्लासें आपके लिए आती रहेंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। पूरे तन्मयता के साथ, धैर्यता से और ईमानदारी से, निष्ठा से, पूरी कर्मठशीलता के साथ आप पढ़ाई करते रहिए अपनी, और हमारा सहयोग पूरी एनर्जी से, पूरे उत्साह से आपके साथ चलता रहेगा। और अपने सुझाव देते रहें, और बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं, और अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।